हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल CPJS में। हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो देखिए बिहार SSC का जो एग्ज़ाम हुआ है क्षेत्र सहायक प्रारंभिक परीक्षा 10/8/2025 को, ये पिछले ही मंथ हुआ है। तो इसका हम लोग इसमें जीके और जीएस के जितने भी प्रश्न हैं उसका डिटेल सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगामी जो एग्ज़ाम है आपका बिहार SSC 12th लेवल का भी होना है। फिर बिहार CGL अभी फॉर्म फिलअप हो रहा है, लास्ट डेट ख़त्म ही होने वाला है। उसके बाद बिहार परिचारी का भी आया, उसमें भी इम्पोर्टेंट होगा। और आपका AEDO करके एक वैकेंसी है, उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो अभी बिहार में बहुत सारी वैकेंसी आई हुई है, तो आप लोग जीके जीएस पे बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। बाकी मैथ रीजनिंग पे भी ध्यान देना है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला जो क्वेश्चन है इसका डिटेल डिस्कशन करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है कि भारत में रुपये का जो प्रतीक है उसके बारे में जो है निम्नलिखित कथन सही है। कौन सा इसमें से सही है? 4 कथन दिया हुआ है। तो पहला है हमारा यह प्रतीक जो है देवनागरी का र और रोमन का आर को एकीकृत करता है। तो ये बिल्कुल सही है। जो आपका ये रुपये का साइन होता है ऐसे करके, है ना, ये इसके बारे में पूछा है। तो ये जो प्रतीक है किसका है? देवनागरी से हमारा र और रोमन से आर, बिल्कुल सही है। दूसरा है 2 क्षैतिज रेखाएं राष्ट्रीय ध्वज और बराबर चिन्ह को प्रतिनिधित्व करती है। तो ये जो बराबर का साइन दिख रहा है आपको, देखिए यहाँ पे ऐसे एक लाइन यहाँ एक लाइन यहाँ, तो ये बराबर का चिन्ह क्या करता है? राष्ट्रीय ध्वज का प्रतीक है और आपका बराबर का चिन्ह दिखाता है। बराबर का मतलब जैसे अर्थव्यवस्था में समानता को जो है बराबर का प्रतीक ये प्रतिनिधित्व करता है। तो ये भी हमारा बिल्कुल सही है। अगला है इसका चयन जो है बिना किसी सार्वजनिक प्रतियोगी परीक्षा के किया गया है। ये गलत है। इसमें प्रतियोगी परीक्षा हुआ था तभी बहुत सारे लोग अपना अपना डिजाइन लेके आए थे रुपया के लिए, तो इसमें से एक का चयन हुआ है। तो इसमें प्रतियोगी परीक्षा हुआ था, तो ये हमारा गलत है। अगला है इसे 2010 से पहले अपनाया गया था। तो ये भी गलत है। इसका जो ये अपनाया गया था आपका 15 जुलाई 2010 को, है ना, 15 जुलाई 2010 को इसके अपनाया गया है। और इसके बनाने वाले जो हैं इनका नाम है आपका उदय कुमार धर्मलिंगम। उदय कुमार धर्मलिंगम। तो ये आप इतना फैक्ट आप याद रखिएगा, ये तीनों इम्पोर्टेंट है। 15 जुलाई 2010, उदय कुमार धर्मलिंगम, और आपका ये जो आपका बराबर का जो चिन्ह है ये किसका प्रतीक है? तो राष्ट्रीय ध्वज और बराबर का है प्रतीक है। चलिए आगे चलते हैं हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा अगला है हमारा जो बिहार की पहली बार किस वर्ष में बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके पृथक प्रांत बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये सी, 1912 को। बिहार को पहली बार कब अलग किया गया है? 1912 को बंगाल से, है ना, बंगाल से अलग किया गया है। उसके बाद जो आपका है कि 1936 जो है 1936 को क्या हुआ है आपका बिहार से अलग हुआ है उड़ीसा। 1936 को कौन अलग हुआ है? उड़ीसा। और 1912 को बंगाल और बिहार अलग हुआ है। ये दोनों याद रखिएगा, 36 को उड़ीसा और 12 को बंगाल और बिहार। उसके बाद इसमें कुछ ये है आपका कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका मनाया जाता है 22 मार्च को। 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? बिहार दिवस। ये भी याद रखना है, 22 मार्च को मनाया जाता है बिहार दिवस। 1905 को क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था। 1947 को आज़ादी मिली थी। चलिए आगे चलते हैं। और जो है आपका कि इस बार जो बिहार दिवस मनाया गया था 22 मार्च को, तो उसका थीम क्या था? ये करंट अफेयर में आ जाएगा आपका। 22 मार्च जो बिहार दिवस मनाया गया इसका थीम है उन्नत बिहार और विकसित बिहार याद रखना है। उन्नत बिहार और विकसित बिहार, 22 मार्च बिहार दिवस। अगला है किस संगठन ने भारत की पहली फ्रेंचाइजी आधारित शूटिंग लीग ऑफ इंडिया शुरू करने की घोषणा की है? तो ये क्या है? ऑप्शन नंबर बी आपका भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ ने ये किया है। चलिए आगे है
विक्रमशिला एक महत्वपूर्ण मध्ययुगीन बौद्ध विश्वविद्यालय बिहार के किस पाल सम्राट द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था ऑप्शन नंबर बी, धर्मपाल के द्वारा। चलिए इसमें कुछ फैक्ट देखते हैं। ये जो है आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ये कहाँ है? तो आपका भागलपुर में भी पड़ता है और इसका जो स्थापना हुआ था आपका 770 से 810 एडी में हुआ है, आपका 8वीं शताब्दी का जो है अंत में। और इसके संस्थापक कौन है? तो ये है आपका धर्मपाल। और इसको जो है तोड़ा कौन था, ध्वस्त कौन किया था? तो बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने किया है। और उसके बाद इसके बाद है आपका एक नालंदा विश्वविद्यालय है, उसका स्थापना किसने किया है? तो ये किया है कुमारगुप्त प्रथम ने। और इसको भी ध्वस्त करने वाला वही है, बख्तियार खिलजी। और इसमें जो है आपका जो विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय था, ये प्रचलित था आपका तंत्र विद्या के लिए, तंत्रवाद के लिए सबसे प्रसिद्ध केंद्र था पूरे विश्व में। चलिए आगे चलते हैं। अगला है बिहार की आधिकारिक जो भाषाएं हैं कौन सी हैं? तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिंदी और उर्दू। तो हमारे बिहार में देखिए आपको ये बोला जाता है, कौन सा? आपका मैथिली भी बोला जाता है और भोजपुरी भी बोला जाता है, लेकिन दोनों जो है आपका आधिकारिक भाषा नहीं है। मैथिली जो है हमारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा भी जा चुका है, आपका 91वां संविधान संशोधन में आपका जोड़ा गया है। 91वां नहीं, 92वां संविधान संशोधन में आपका मैथिली को जोड़ा गया है, आपका 8वां अनुसूची में। और जो हमारा भाग है, हमारा भाग कितना है? भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक, 343 से अनुच्छेद 351 तक राजभाषा जो है आपका हिंदी, महत्वपूर्ण क्षेत्रीय भाषाओं और महत्वपूर्ण भाषाओं को लेकर प्रावधान किया गया है 343 से 351 के बीच। चलिए आगे चलते हैं। अगला है 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम की मेज़बानी पहली बार बिहार में की गई। वे अधिकतर किन शहरों में आयोजित किए गए हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आयोजन हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो 7वां जो खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ है, ये आपका करेंट का पार्ट है, करेंट अफेयर्स जो है आपका। ये कब हुआ है? तो 4 मई से, ये भी याद रखिएगा, 4 मई से 15 मई के बीच ये हुआ है बिहार में, पहली बार हुआ है बिहार में। और इसका जो शुभंकर था गज सिंह, ये इम्पोर्टेंट है, गज सिंह जो इसका शुभंकर है, ये याद रखना है, गज सिंह। और बिहार जो है इसमें 15वें स्थान पे रहा है, जो आपका इसमें रहा है पदक तालिका में 15वें स्थान पे रहा है बिहार। और जिसमें 36 पदक जीते हैं। 36 पदक में आपका 7 स्वर्ण है और 11 रजत है और 18 कांस्य है। और सबसे पहला स्थान पे रहा है आपका महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। सेकेंड पे रहा है आपका हरियाणा। उसके बाद आपका तीसरा स्थान पे रहा है आपका राजस्थान। ये तीनों याद रखना है। पहला पे महाराष्ट्र रहा है 7 खेलो इंडिया यूथ गेम्स में, और सेकेंड पे हरियाणा, तीसरा पे आपका राजस्थान। इतना फैक्ट आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 2014 में अपने विघटन तक किस संस्था ने पंचवर्षीय योजना तैयार की है? तो ये तैयार किया है आपका योजना आयोग, इसका सही उत्तर हो जाएगा। 2014 के पहले जितना भी पंचवर्षीय योजना हुआ है, एक साल का एक वर्षीय हो या पंचवर्षीय हो, और भी अन्य योजना जितना भी केंद्र सरकार के द्वारा लागू होता था, तो सारा आपका पहले होता था प्लानिंग कमीशन। क्या होता था? प्लानिंग कमीशन। तो ये आपका ये सारा देखता था। 2014 के बाद बना आपका नीति आयोग। प्लानिंग कमीशन क्या चीज़ में बदल गया? तो नीति आयोग में बदल गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? थिंक टैंक बोलते हैं।
आपको सारा सोच विचार करके आपको सरकार के लिए नीति आपको देता है, बनाता है। तो 1 जनवरी 2015 को क्या बन गया, नीति आयोग बन गया। 1 जनवरी 2015 से ये जो प्लानिंग कमीशन था ये क्या बन गया, नीति आयोग बन गया है। तो यही पूछा है कि 2014 से जो आपका है 2014 तक कौन किया है, तो प्लानिंग कमीशन सारा चीज़ देखता था, उसके बाद नीति आयोग आ गया। तो इसका डेट याद रखिएगा 1 जनवरी 2015। तो नीति आयोग का गठन होने के बाद जो नीति आयोग के अभी के जो आपके CEO हैं, तो CEO का नाम आपका जरूर याद रखिएगा, अभी जो करंट में पूछ सकता है। नीति आयोग के जो आपके CEO हैं वी आपका सुब्रमण्यन, क्या है, सुब्रमण्यन, PV सुब्रमण्यन। उसके बाद जो है आपका इसमें एक और पॉइंट है कि नीति आयोग जो है आपका, एक सेकेंड, और ये नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं वो कौन है, नितिन बेदी, ये याद रखिएगा, दोनों नाम आपको याद रखना है, नितिन बेदी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। किस मंत्रालय ने जो है अगला है, किस मंत्रालय ने टेक्नीशियन परियोजना बेयरफुट, कौन सा परियोजना का नाम है, किस मंत्रालय ने बेयरफुट टेक्नीशियन परियोजना शुरू की और यह किस उद्देश्य से शुरू किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रामीण विकास मंत्रालय मनरेगा कार्य मापन के लिए सिविल इंजीनियरिंग कौशल में चयनित स्थानीय व्यक्तियों को प्रशिक्षण देना इसका मुख्य कार्य था। बेयरफुट जो आपका परियोजना था इसका क्या काम था, तो ग्रामीण जो मंत्रालय है मनरेगा जो है उसमें जो इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग के जो हैं कौशल चयनित जो आपके व्यक्ति हैं उनको क्या देना है, प्रशिक्षण देना है। तो मनरेगा जो है आपका कब स्टार्ट हुआ है, तो मनरेगा आपका जो स्टार्ट हुआ है ये आपका स्टार्ट हुआ है 2 फरवरी 2006 से, 2 फरवरी 2006 से मनरेगा स्टार्ट हुआ है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला देखिए हमारा जो क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर ने किस वर्ष नासिक के कालाराम मंदिर में प्रवेश आंदोलन शुरू किया है, तो ये किया है आपका 1930, हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो डॉक्टर अंबेडकर कब किए हैं, तो 2 मार्च 1930 से ये स्टार्ट किए थे, इसके विरुद्ध, किसके विरुद्ध, तो ये आपका जो कालाराम मंदिर था उसमें प्रवेश वर्जित था, जो निचले जाति के लोग थे उनके लिए था ये वर्जित, तो उसके विरोध में ये आपको स्टार्ट किए थे। 2 मार्च 1930 से ये आंदोलन शुरू किए थे। तो आपका इसमें कुछ फैक्ट देखिए, यह आंदोलन जो है हिंदू समाज में व्याप्त जाति आधारित भेदभाव और छुआछूत के खिलाफ उनके संघर्ष का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। यह सत्याग्रह जो चला था आपका 5 वर्ष तक चला था, कितना वर्ष तक चला था, 5 वर्ष तक। और इसके बाद एक सत्याग्रह और है जो कि अंबेडकर के द्वारा चलाया गया है 20 अप्रैल 1927 को, कब चला गया है, 20 अप्रैल 1927 को, 1927 को। उसका नाम है आपका उसका नाम है महाड़ सत्याग्रह, जो 20 अप्रैल 1927 को डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा चलाया गया उसका नाम है महाड़ सत्याग्रह। डॉक्टर अंबेडकर ने महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में चावदर तालाब के जल का प्रयोग को लेकर यह सत्याग्रह संबंधित था। जो महाड़ सत्याग्रह था ये किससे संबंधित था, तो ये था महाराष्ट्र का जो रायगढ़ जिला है वहाँ एक तालाब था चावदार तालाब, उसका जो जल का प्रयोग से संबंधित यह सत्याग्रह था। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये जो है अगला क्वेश्चन जो है, महात्मा गांधी जो है 1917 जो है चंपारण सत्याग्रह भारत में पहला बड़ा सत्याग्रह था, के बाद कृषि प्रणाली को किस प्रणाली को जो है आपको समाप्त कर दिया गया था, तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी, 3 कट्ठिया जो प्रणाली था उसको समाप्त किया गया था 1917 का जो चंपारण था उसमें 3 कट्ठिया प्रणाली क्या था, तो आपका अगर 20 कट्ठा का जो खेत है उसमें आपको 3 कट्ठा जो है आपको नील का खेती करना ही करना होगा, यही था 3 कट्ठिया प्रणाली जो अंग्रेज़ों के द्वारा चलाया गया था। तो 1917 में जो है गांधी जी को किन्होंने बुलाया था, 1916 में आपको बुलाया था राजकुमार शुक्ल जो थे, इनका बहुत
योगदान है। इन्होंने ही गांधी जी को आमंत्रण किया था, इस प्रणाली को बताया था तिनकठिया के बारे में, तो वो आपको आए थे। उसके बाद 1917 में जो है नील की खेती का जो चंपारण सत्याग्रह है चलाकर समाप्त किए थे। तो यही सब था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा वायु प्रदूषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा जो है गलत कथन है ये बताना है। तो आपका पहला कथन देखिए क्या है। कानकीय पदार्थ PM 2.5 फेफड़ों में गहराई तक प्रवेश कर सकते हैं और श्वसन संबंधी समस्याएं पैदा कर सकते हैं। ये बिल्कुल सही है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक रंगहीन गंधहीन जो रक्त की ऑक्सीजन वहन क्षमता को कम कर देता है। ये भी बिल्कुल सही है। सल्फर डाइऑक्साइड जो है मुख्यतः ज्वालामुखी विस्फोट से उत्सर्जित होता है, तो ये हमारा गलत है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी के नेतृत्व का ऐतिहासिक दांडी जो यात्रा है किस तिथि को शुरू हुई थी? तो ये हुआ है आपका ऑप्शन नंबर सी 12 मार्च 1930 को। उसके बाद इसमें देखिए क्या फैक्ट है। इसमें जो है आपका ये जो आंदोलन था आपका दांडी यात्रा कहाँ से शुरू हुआ था? तो साबरमती आश्रम से गांधी जी ने स्टार्ट किया था और दांडी जो है जगह वहाँ तक चले थे पैदल। तो ये आपका इसमें कितने लोग थे? तो 78 लोग के साथ चले थे। और आपका ये कितना दूरी था? तो ये था आपका 241 मील आपको पैदल चले थे। और किलोमीटर में देखा जाए तो 385 किलोमीटर। ये आपका मील में हो गया है ना, मील। चलिए माइल जो इंग्लिश में लिखते हैं MILE। उसके बाद आपको ये याद रखना है। उसके बाद है ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, इसी को बोलते हैं आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 1930, जो आपको 2 चरणों में चला था। एक चला था 6 अप्रैल से आपको 5 मार्च, 6 अप्रैल 1930 से 5 मार्च 1931, 5 मार्च 1931। और उसके बाद एक जो था दूसरा चरण था 3 आपका जनवरी 3 जनवरी से आपको 1932 से आपका 1934 तक चला था। 1934 तक ये 2 चरण में ये आपका चला है दांडी यात्रा सविनय अवज्ञा आंदोलन। चलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो था आपका महिलाओं का बहुत ही बड़ा भूमिका था। उसके बाद आपका इस आंदोलन में जब गांधी जी को क्या किया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, तो इस आंदोलन का जो नेतृत्व किया है आपको ये किया है अब्बास तैयब जी। ये याद रखना है, अब्बास तैयब जी। इन्होंने इस आंदोलन को लीड किया है। जब ये गिरफ्तार हो गए हैं तो इसके बाद इस आंदोलन का जो नेतृत्व की है सरोजनी नायडू। ये तीनों नाम याद रखना है, सरोजनी नायडू। चलिए आगे चलते हैं, इतना फैक्ट याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है हमारा इसमें है कि विश्व दृश्य श्रव्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेव, WAVE। W से हो गया आपका वर्ल्ड ऑडियो और आपका V से हो गया विजुअल, VISUAL, विजुअल एंड इंटरटेनमेंट समिट। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड इंटरटेनमेंट समिट वेव, ये जो है इसका हिंदी में यहाँ लिखा हुआ विश्व दृश्य श्रव्य एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन जो हुआ है 1 मई से आपका 4 मई 2025 तक आयोजन किया गया था। ये बिल्कुल सही है पहला वाला। और उसके बाद जो दूसरा है इसका जो आयोजन कहाँ हुआ है, यहाँ पे लिखा है इसका आयोजन कहाँ हुआ है, नई दिल्ली में। तो यहाँ पे नई दिल्ली यहाँ पे गलत है, यहाँ पे हुआ है मुंबई में। तो ये हमारा गलत है। तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला सही, दूसरा गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन,
तो 14 नंबर क्वेश्चन में दिया है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक भारत भूटान संबंधों के प्रमुख निर्माता थे। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें और क्या दिया है, कहता ऑप्शन नंबर सी में पंडित जवाहरलाल नेहरू और महामहिम जिग्मे दोरजी वांगचुक। और इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट मैं बताता हूँ, क्या एक्स्ट्रा फैक्ट है। तो ये भारत के प्रथम जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और ये भूटान के जो तीसरे राजा जिग्मे दोरजी वांगचुक थे ना, आधुनिक भारत के और भूटान के संबंध के सबसे पहले नींव रखने का श्रेय इन्हीं दोनों को जाता है। ठीक है, अब ये जो हो गया, आगे जो 1958 में भी जो है 1958 प्रधानमंत्री जो नेहरू जी थे तो भूटान की ऐतिहासिक यात्रा ने दोनों देशों के बीच विश्वास और संप्रभुता का सम्मान का ये हाथ बढ़ाया था। दोनों का अच्छा रिश्ता हुआ था 1958 में। और इससे और क्या जुड़ी बातें हैं, तो इसी संबंध में आपको जब भूटान को उसकी अलगाववादी जो नीति थी उससे बाहर निकालने का ये आधुनिकीकरण जो दौर था उसमें ये ले गया उसको। और भारत और भूटान के बीच जो औपचारिक रासायनिक संबंध है, राजनयिक जो संबंध है 1968 में स्थापित किए गए थे। कौन सा, एक एक्स्ट्रा जो आपको बता रहा हूँ वो कौन है, भारत एवं भूटान के बीच आपसे अगर पूछता है कि औपचारिक राजनयिक जो संबंध है किस वर्ष, तो 1968 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मैं चलता हूँ, 15 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। 15 क्या है, कहता विंबलडन 2025 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता। तो पुरुष एकल खिताब किसने जीता, तो ये आपका हो गया जैनिक, क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका हो जाएगा जैनिक सीनर। अब ये जैनिक सीनर क्या है, तो ये पुरुष का एकल खिताब जैनिक सीनर ने जीता। और ये कहाँ के है भाई, तो इटली के जैनिक सीनर है। कहाँ के, इटली के, जो फाइनल जीता है ना, स्पेन के कार्लोस अमराज को हरा कर जीता। किसको, कार्लोस अमराज को हरा कर जीता। ठीक है, इसको हरा दिया उसके बाद जीता ये। ठीक है, और ये क्या है, जो विंबलडन जो 2025 का आयोजन 30 जून से 13 जुलाई तक हुआ। 30 जून से 13 जुलाई तक हुआ। अब विंबलडन पुरुष एकल जीतने वाले पहले इटालियन खिलाड़ी बन गया। ठीक है, पहले इटालियन खिलाड़ी बन गए। इसका आयोजन जो होता है ना, अच्छा विंबलडन जो चैंपियन है ये कैमा संस्करण है, ये दोस्तों 138वां संस्करण है। कैमा संस्करण है, 138वां संस्करण है ये। कहता है कि इसमें अब जो क्या है, इसके अंदर और मैं फैक्ट बताने की प्रयास करता हूँ। कहता जो विंबलडन है खेल की शुरुआत कब से हुआ था, 1877 से। 1877 से इसका शुरुआत किया गया था। कब से किया गया था, 1877 से इसका शुरुआत किया गया था। और पोलैंड की ईगा स्विआटेक ने महिला एकल फाइनल में अमेरिका की अमांडा अनिसिमोवा हराकर ट्रॉफी जीतने का नाम किया था। ठीक है, चलिए और इसी तरह का वीडियो देखते रहिए, है ना, हम बनाएंगे। 16 नंबर में आइए। 16 क्या कह रहा है, भारत और नेपाल के बीच एक प्रमुख नदी परियोजना के लिए 1966 में आपको जो है में क्या संशोधन किया गया था। तो क्या संशोधन किया गया था, तो ये एक संशोधन किया था कोसी समझौता। आपसे पूछेगा भारत नेपाल का जो आपका नई परियोजना जो प्रमुख परियोजना थी 1967 की 66 की, तो आपको क्या है कोसी समझौता था। कोसी नदी, ऐसे भी कोसी नदी को हम बिहार का क्या कहते हैं, शोक कहा जाता है। ठीक है, तो अब इसमें और एक्स्ट्रा बातें सिखाता हूँ। इसमें जो है कहता है कि मूल कोसी समझौता भारत और नेपाल के बीच हुई। कौन, मूल कोसी। आपसे कोई पूछता है मूल कोसी समझौता किसके किसके बीच हुआ, तो आप कहेंगे भारत और नेपाल के बीच। अब कब हुआ था, 1954 ईस्वी में मूल समझौता हुआ था। किसके किसके बीच हुआ, तो आपका भारत और नेपाल के बीच हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं 17 नंबर क्वेश्चन बताने की प्रयास कर रहा हूँ। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है इसरो द्वारा विकसित उस महिला मानव रूपी रोबोट का नाम बताइए जिसे 2024 में गगनयान मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन के अग्रदूत के रूप में मानव रहित परीक्षण उड़ान पर भेजा गया था। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों क्या, ये तो आपका हो जाएगा व्योममित्रा। क्या हो जाएगा, व्योममित्रा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। क्या है इसमें और बताता हूँ मैं। इसमें कहता है व्योममित्रा इसरो द्वारा विकसित एक अर्धमानवीय महिला रोबोट है। कैसा है, कौन किया, इसरो। कौन इसको विकसित किया था, तो इसरो किया। कैसा है, अर्धमानवीय है ये। कैसा है, तो अर्धमानवीय है। और इसमें क्या है, कहता है कि इसका नाम जो है 2 संस्कृत शब्दों से मिलकर बना है। एक व्योम का मतलब क्या होता है दोस्तों, व्योम का मतलब होता है अंतरिक्ष। व्योम का मतलब क्या होता है, अंतरिक्ष होता है, अंतरिक्ष। व्योम का मतलब अंतरिक्ष होता है। ठीक है, और एक दूसरा शब्द क्या है, व्योम का मतलब तो दूसरा शब्द मित्र। मित्र का मतलब होता है मित्र, दोस्त।
है ना। इसे भारत के पहले मानव युक्त जो अंतरिक्ष मिशन गगनयान से पहले मानव रहित परीक्षण उड़ानों पर भेजा गया था ये, ठीक है। और इसमें क्या, इसका उद्देश्य क्या था, अंतरिक्ष यान के अंदर के वातावरण की निगरानी करना। जो ये अंतरिक्ष यान होता है उसके अंदर की वातावरण की निगरानी कौन करेगा, तो व्योममित्र करेगा, जो कि इसरो द्वारा निर्मित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलता हूँ मैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचियां क्रमशः राज्य और समवर्ती सूची। तो पहले सबसे पहले जो शक्तियों का विभाजन है 7वीं अनुसूची में है, 7 से 7वीं अनुसूची, 7 से शक्ति। तो इसमें 3 तरह का प्रावधान किया गया है दोस्तों। तो एक तो है कि आपका केंद्र सूची है आपका, जिसको कहते हैं संघ सूची, और एक आपका है राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो केंद्र सूची में तो केवल केंद्र सरकार, राज्य सूची में केवल राज्य सरकार। लेकिन जो कुछ चीज़ें ऐसी है जिस पर दोनों बना सकते हैं कानून, तो समवर्ती सूची में आते हैं, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है आपको कि किन दो को परिभाषित करता है, राज्य सूची और समवर्ती सूची में। तो आपका 18 नंबर का कौन सा हो जाएगा, 2 और 3, एक की राज्य सूची और ये हो गया समवर्ती सूची, तो ये हो जाएगा। अब आगे बढ़ता हूँ। आगे में क्या है, समवर्ती सूची। तो इसमें आपको पहला तो बता ही दिया दोस्तों, भारतीय संविधान की 7वीं सूची भी बता दिया। संविधान के अनुच्छेद 246 में 7वीं अनुसूची संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती, कितना 246 अनुच्छेद कितना है दोस्तों, 246 है। कितना 246 में क्या दिया है कि आपको जो है 7वीं अनुसूची का चर्चा है, और उसमें हमारा क्या रहेगा, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जो आपका समवर्ती सूची है उसके अंदर है ये, ठीक है। इसमें क्या दिया है, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा समवर्ती सूची जोड़ा गया। समवर्ती सूची कब जोड़ा गया, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ये जोड़ा गया था दोस्तों। कब, 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 में समवर्ती सूची को जोड़ा गया। अच्छा, इसमें कहता है कि जो संघ सूची था, तो संघ सूची में कितने विषय थे, संघ सूची में कितने विषय थे, संघ सूची में। अच्छा, अभी कितने विषय हैं, तो अभी तो आपको 98 विषय है, पहले 97 थी क्या। चलिए, कितना विषय था आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। राज्य सूची है ना, तो राज्य सूची में अभी कितने हैं, राज्य सूची में अगर मैं बात करूं तो आपको कौन है, 59, ये राज्य सूची में है, राज्य सूची में 59, 59। समवर्ती सूची, तो इसमें विषयों की संख्या कितने शामिल थी, 52, 52 समवर्ती सूची में। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन ये आता है कि निम्नलिखित में से बताओ कि कौन सा आपको जो है संघ सूची में आता है। जैसे रक्षा क्षेत्र हो गया, विदेशी हो गया, रेलवे हो गया, मामले, ये सब जितना भी है तो सब संघ सूची में जाता है। अब जैसे कि आप मान कर ले, पुलिस है, स्वास्थ्य केंद्र है, कृषि, ये सब है तो आपको राज्य सूची में जाएगा। समवर्ती सूची में कौन है, तो जिस पर दोनों कानून बनाते हैं, जैसे शिक्षा हो गया, वन हो गया, है ना, ये सारी चीज़ें, विवाह हो गई, ये सारी चीज़ें आपको समवर्ती सूची के अंदर होता है। चलिए दोस्तों, हम 19 नंबर क्वेश्चन के ऊपर चलता हूँ। 19 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, 19 नंबर क्वेश्चन आपके पास दिया है कि विधान परिषद में सदस्यों के कार्यकाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। विधान परिषद, तो आइए विधान परिषद का अगर मैं बात करूं तो आइए विधान परिषद में क्या है भाई, तो इससे तो हो जाएगा 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष क्या होती है, सेवानिवृत्त होती है। 19 का आंसर सी हो जाएगा, हर एक वर्ष ये क्या होते हैं, सेवानिवृत्त होती है, ठीक है। अब इसमें क्या दिया है, कहता है कि आपको विधान परिषद, जिसको कहते हैं हम लेजिस्लेटिव काउंसिल, एक कैसा सदन है विधान परिषद, तो अस्थाई की अस्थाई, तो दोस्तों ये अस्थाई है, क्या है, अस्थाई है, ठीक है, अस्थाई सदस्य हो गया ये। कहता है विधान परिषद के सदस्य क्या कहलाते हैं, एमएलसी का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष का। एमएलसी का कार्यकाल कितने वर्ष का, 6 वर्ष का होता है, ठीक है। चलिए, झारखंड का जो एमएलसी है तो वो आपको है, कौन महतो है उस करके उसका नाम है, ठीक है, जयराम महतो, जो कि बहुत हमारे लिए तो बहुत, उसको मैं लाइक करता हूँ, ठीक है। आप देखिएगा, उसका वीडियो भी बहुत बढ़िया है उनका। जो ये विधान परिषद का गठन कब हुआ था आपसे, तो ये आपको 169 अनुच्छेद में है, कितने है, 169 अनुच्छेद में है दोस्तों। और अनुच्छेद 171 में क्या है, विधान परिषद का गठन 169, और विधान परिषद के संरचना किसमें है, 171 में है ना। आपसे पूछेगा गठन तो 69, और आपसे पूछेगा क्या, आपसे पूछेगा संरचना तो 71, ठीक है। गठन 69 है ना, 69 मारना है, और संरचना मारना है तो कितना, 171, 169, 171। चलिए
आगे मैं बढ़ता हूँ। अच्छा आप क्वेश्चन पूछता हूँ कि बताइए अभी वर्तमान में कुल कितने राज्यों में विधान जो परिषद है कितने राज्यों में है। तो इसको आप ट्रिक से भी याद सकते हैं। आधा तेल यूपी में बिक गई या गिर गई जो कह दीजिए, है ना। तो इसमें 6 गो में है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश है जिसको आप यूपी कहते हैं। उत्तर प्रदेश हो गया। उत्तर प्रदेश में कितने हैं? 100। सीट की संख्या कै गो है? 100 गो। कर्नाटक तो 75 गो है वहाँ पे, ठीक है। महाराष्ट्र में 78 गो है। फिर आप कौन है? बिहार में 75 गो, आंध्र प्रदेश में 58 गो, तेलंगाना में 40 गो। तो ये विधान परिषद यही है। आपका आंध्र प्रदेश हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना हो गया, कर्नाटक हो गया। यहाँ क्या है? आपका विधान परिषद उपस्थित है। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन के ऊपर चलता हूँ। 20 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? कह रहा है लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अंतर्गत निम्नलिखित में से लोकपाल का चयन किस चयन समिति का भाग नहीं है। तो इसमें कौन सा चयन समिति का भाग नहीं होगा? तो ये भारत के उपराष्ट्रपति नहीं होते हैं, ठीक है। भारत के उपराष्ट्रपति ही नहीं होते हैं। समझ में आया कि नहीं? चलिए अब क्या क्या इसमें दिया इसको मैं बताने की प्रयास करता हूँ इसके आगे, है ना। इसमें क्या क्या इस क्वेश्चन में और क्या क्या हो सकता है उसके बारे में डिटेल। सबसे पहले तो इसमें जो है कहता है इसका चयन करने के लिए समितियां हैं और उनके सदस्य भी होते हैं। कैसे चयन होते हैं? तो जैसे उसका सदस्य हो सकता प्रधानमंत्री है, लोकसभा अध्यक्ष रहते हैं, लोकसभा में एक विपक्ष का नेता रहते हैं। वर्तमान विपक्ष का नेता हमारे क्या है? राहुल गांधी है, क्योंकि उसका कंडीशन है कि 1/10 भाग मतलब 10% भाग आपको चाहिए जितना सीट होती है, ठीक है। मतलब कम से कम 55 सीटें अगर लाते हैं तो विपक्ष का नेता कहलाएंगे, ठीक है। वरना नहीं कहलाएंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश भी रहेंगे उसमें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर हैं। चलिए 21 में आइए। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 12वीं पंचवर्षीय योजना को निम्नलिखित में से कौन सा उपशीर्षक दिया गया? 12वीं को कौन सा उपशीर्षक गया? तो इसमें कहा गया कि तेज, अधिक समावेशी और सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सी नंबर ऑप्शन है। इसमें 17 को विषय रखा गया। 17 विषय रखा गया क्या? आप कमेंट करके बताएं कितना रखा गया दोस्तों, ये डाउटफुल लग रहा है, ठीक है। कितने विषय रखे गए थे? चलिए आगे बढ़ता हूँ। क्या दिया है? 11वीं पंचवर्षीय योजना का 2007 से 12 में, ठीक है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के सकल घरेलू उत्पाद में प्रति वर्ष 8% वृद्धि हासिल करना था। कितना? 8%। अच्छा, योजना आयोग की स्थापना कब हुआ? योजना आयोग का बताइए तो। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग कब आया? तो 1 जनवरी कब? 1 जनवरी 2015 को आया नीति आयोग। योजना आयोग कब? तो मार्च में। और वो मार्च कितना? तो 15 मार्च 1950 को आया था योजना आयोग। लेकिन आपसे पूछे नीति आयोग कब बन गया, तो आपका 1 जनवरी 2015 में बन गया। चलिए आगे बढ़ता हूँ 22 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। 22 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? कहा सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने के लिए कांग्रेस द्वारा पटना से कौन सा द्विभाषी साप्ताहिक प्रकाशित किया गया था, जो बाद में अंग्रेजों द्वारा इसे दबा दिया गया? तो आपको इसमें दबा दिया गया तो आपको बिहार सत्याग्रह समाचार था। ये कौन सा था? बिहार सत्याग्रह समाचार था ये, जिसको दबाया गया था, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है कब हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। 1930 में हुआ था। अच्छा, बिहार में कांग्रेस के राष्ट्रवादी भावनाओं को फैलाने और आंदोलन के प्रगति पर रिपोर्ट करने के लिए पटना से ये निकला था बिहार सत्याग्रह समाचार, ठीक है। और 2 भाषा, हिंदी और अंग्रेजी थी। यह समाचार पत्र जो है आंदोलनों के लिए संचार और प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गया था, ठीक है। महत्वपूर्ण क्या बन गया था दोस्तों? स्रोत बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 25 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि बिहार का सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो बिहार की जो ये सीमा है तो ये आपको जो लगती है ये आपको 3 राज्यों से लगती है। कौन कौन है 3 राज्य? तो सबसे पहले यूपी बता दूं तो यूपी किधर है? बिहार के पश्चिमी सीमा पर कौन स्थित है? यूपी। और बिहार की जो आपको दक्षिणी सीमा है तो दक्षिणी सीमा पर कौन है? झारखंड स्थित है, ठीक।
और एक जो बचा वो वेस्ट बंगाल है, WB। वेस्ट बंगाल जो है बिहार के पूर्वी सीमा पर ये है। ये तो तुम्हारा यूपी हो गया कहाँ, पश्चिमी सीमा। आपका झारखंड का हो गया दक्षिणी सीमा। आपका जो पश्चिमी है वो आपका है पूर्वी सीमा के ऊपर। ठीक है, पश्चिम बंगाल मतलब पूर्वी सीमा का मतलब। ठीक है। अच्छा, नेपाल की जो सीमा से लगे बिहार के जिले हैं वो कौन कौन है? क्वेश्चन मान ली पूछ दिया तो क्या क्या बताइए तो आप कहेंगे पूर्वी चंपारण है, पश्चिमी चंपारण है, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया एवं किशनगंज, ये सभी जिला उनसे सटे हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बिहार के कितने जिला नेपाल की सीमा साझा करते हैं, तो आप क्या बताएंगे? बताइए, कमेंट करके ज़रूर बताइए कितने है। तो इसमें तो मैंने बता भी दिया था। ठीक है, 24 नंबर में आइए। कहता 28 नवंबर 1940 को पटना में व्यक्तिगत जो सत्याग्रह है, 24 नंबर क्वेश्चन, व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने शुरू की, जिसने युद्ध विरोधी नागरिक प्रतिरोध में बिहार की भागीदारी को चिन्हित किया था? तो 24 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा, बताइए तो ये आपका तो श्री कृष्ण नारायण ही जी थे, है ना। अब इसमें श्री कृष्ण नारायण है तो ये श्री कृष्ण नारायण के बारे में आपको जान लीजिए। से महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तहत बिहार में पहले सत्याग्रही के रूप में श्री कृष्ण जी आए थे। ठीक है, जो बाद में बिहार के पहले मुख्यमंत्री बने। समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उन्होंने 28 नवंबर 1940 को क्या, 1940 है ना दोस्तों। चलो इसमें क्वेश्चन पूछता हूँ, ये बताइएगा आप। श्री कृष्ण जी जो हैं बिहार के पहले सत्याग्रही थे। उन्होंने एक बार जेल भी गया, पता है वो कब गए, तिथि बताइएगा। 1900 में, ये 1940 से 50 के बीच में है। ठीक है, जरूर कहिए। अनुग्रह नारायण सिन्हा बिहार में दूसरी सत्याग्रही थे, और इसी में कौन थे, इसी के अंदर 4 दिसंबर 1940 को गया में गौरी शंकर सिंह के सत्याग्रह किए। सिलाव में आपका जो है 9 दिसंबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह किए। महिलाओं को भी सत्याग्रही के रूप में चुना गया, जिसमें गया में प्रियमवादा देवी, जगत रानी और जानकी देवी को गिरफ्तार कर लिया गया था। महादेवी केजरीवाल। ठीक है, 17 अक्टूबर 1940 को पवनार से व्यक्तिगत सत्याग्रह विनोबा भावे ने प्रारंभ किया था। तो ये एक के बाद एक सत्याग्रह को लीड करने का काम कर रहे थे, और इसमें महिलाओं का भी योगदान था। चलिए मैं 25 नंबर क्वेश्चन के ऊपर चलता हूँ। ठीक है, आइए 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 25 कहता है कि अधिकार परीक्षा रिट तब तक जारी की जाती है जब, 25 नंबर में आपका कार्य जब, तो 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन होगा बताइए। तो कोई भी व्यक्ति बिना पूछे अपना अधिकार सार्वजनिक पद पर धारण करता है तो उस समय ये जारी किया जाता है। ठीक है, अब इसमें जारी किया जाता है तो ये कैसे होता है। ऐसा अधिकार परीक्षा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्यूटो वारंटो कहते हैं इसको। ठीक है, एक न्यायिक रिट है जिसका शाब्दिक अर्थ है किस अधिकार से, है ना। मतलब किस अधिकार से आप जो है, जैसे कोई अधिकारी है तो केवल और केवल अपने पद का ही मतलब निर्वहन कर सकता है। ये नहीं कि हाँ आप पुलिस हो और काम दरोगा का करो और कहो कि हम दरोगा हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। ये हमारा रिट इसी के अंदर ये बताता है। तो इसमें कितने तरह का रिट जारी किया जाएगा, 5 तरह का। सबसे पहला क्या है, ये अनुच्छेद 32 में ये कहा गया है कि अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने 5 तरह का रिट जारी करेंगे। पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा प्रतिषेध, चौथा उत्प्रेषण, पाँचवा अधिकार परीक्षा लेख। ठीक है, इन सबों को आपको जो है रिट है, 5 प्रकार का ये रिट है दोस्तों। क्या है?